हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं नेशनल इनकम के कैलकुलेटिंग के मेथड्स। उनमें मैंने पहला मेथड करवा दिया है जो कि प्रोडक्ट मेथड या ग्रोस वैल्यू एडिड मेथड था। देखिए बेटा, थोड़ी सी मेरी गले में प्रॉब्लम है तो आवाज़ में थोड़ी सी भारीपन मिलेगा, बट कोई नहीं, जैसे जैसे ठीक होगी वैसे वैसे मैं अपनी वीडियोस अपलोड करती जाऊंगी, क्योंकि एग्जाम्स नज़दीक है। मैं चाहती हूँ सिलेबस को कवर अप करूँ। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा इनकम मेथड। तो इनकम मेथड हमारा जो है वो सेकंड टॉपिक है या सेकंड मेथड है जिससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात बेटा जो मैं कहना चाहूंगी कि नेशनल इनकम की काउंटिंग करते वक्त जब भी हम इनकम मेथड का यूज करेंगे तो इसमें बेले लोगों की कोई इनकम कैलकुलेट नहीं होगी। मीन्स इसमें अगर किसी के पापा के पास, किसी की मम्मी के पास बहुत सारा पैसा है और वो बच्चा घर बैठ के कहता है कि मैं इतने पैसे कमाता हूँ, ये तो नेशनल इनकम में उसके मम्मी पापा की ही काउंटिंग होगी, उसके पैसे की काउंटिंग नहीं होगी। मीन्स नेशनल इनकम सिर्फ उसी इनकम को लेकर चलती है जो फैक्टर इनकम है, और फैक्टर इनकम हमें मिलती है किसी न किसी चीज के बदले। जैसे अगर मैंने अपनी स्किल्स, अपने आइडियाज दिए हैं तो इसके बदले मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अगर मैंने अपनी बिल्डिंग को दिया है तो उसके बदले मुझे रेंट मिलेगा। कैपिटल है तो इसके बदले मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। लाइक कोई भी काम अगर मैंने किया है तो उसके बदले मुझे वेजेस मिलेंगी। तो नेशनल इनकम की काउंटिंग करते वक्त आपको स्पेशल एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें वन साइडेड इनकम इंक्लूड नहीं होगी। आप लोगों को सबको पता है, जब आप छोटे थे आप अपने मामा के घर जाते थे। आई थिंक सभी जाते थे, मैं भी जाती थी। और जब आप अपने मामा के घर जाते थे तो नानी जी आपको उस टाइम पे तो 10-20 रुपए, फिर टाइम के साथ में 100 रुपए, 200 रुपए और आजकल 1000-500 भी दे दिए जाते हैं। ये वन साइडेड है। अब नानी ने आपको दे दी, वापिस नहीं लेगी नानी इसको। तो वन साइडेड जो रुपीज होते हैं वो बेटा नेशनल इनकम में काउंट नहीं होते हैं। इन्हें यूनिलेटरल वन साइडेड बोला जाता है। मीन्स ऐसी इनकम जिसके बदले में आपने कोई काम नहीं किया है, कोई सर्विसेज रेंडर नहीं किए, ऐसी इनकम को हम फैक्टर इनकम में काउंट नहीं करते हैं। और नेशनल इनकम की काउंटिंग करते वक्त हम हमेशा इंक्लूड क्या करके चलेंगे? फैक्टर इनकम। अगर फैक्टर इनकम है तो ही नेशनल इनकम की काउंटिंग में ऐड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मामा के, चाचा के, ताऊ के, बुआ के, फूफा के, जहां पे भी आप जाते हैं वहां से अगर आपको पैसा मिल रहा है जिसके बदले में आपने कुछ नहीं किया है तो वो आपकी फैक्टर इनकम इंक्लूड नहीं होगी। उसी तरीके से जो ओल्ड एज पेंशन होती है, स्कॉलरशिप, ये किसी भी तरीके की इनकम जहाँ पे जहाँ पे आपने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, ऐसी इनकम नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। सो देखिए, अब नेशनल इनकम की काउंटिंग करते वक्त सबसे पहले बेटा हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। मीन्स सबसे पहले हमें क्या करना है, एक देश की बाउंड्री के अंदर कितनी इनकम जनरेट हुई है जिसे हम एनडीपी-एफसी बोलते हैं। तो सबसे पहले एनडीपी-एफसी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब देखिए बेटा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो होता है बेसिकली उसमें वेजेस आ सकती है, सैलरी आ सकती है। अगर मैंने 1 महीने काम किया है तो मुझे क्या मिलेगा? इसके बदले सैलरी मिलेगी, मुझे इसके बदले वेजेस मिलेंगे। कई जगह पे पेमेंट इन काइंड भी दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस स्कूल में काम करती हूँ उस स्कूल में मुझे रहने के लिए एकोमोडेशन दे दिया जाए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जिस स्कूल में मैं काम करती हूँ उसमें मुझे मेडिकल चेकअप के लिए कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल चेकअप दे दिया जाए, उसको हम बोलेंगे पेमेंट इन काइंड। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मुझे दया पे दिया है, मैं अपने सर्विसेज दे रही हूँ, मैं टीचिंग कर रही हूँ, उस टीचिंग के बदले वो मुझे कुछ अलग से एक्स्ट्रा दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड पेमेंट इन काइंड। नाम पे मत जाना कि दया में उनको ये मिल गया, दया में उनको वो मिल गया, ठीक है। तो वेजेस और सैलरी हो गया, देन पेमेंट इन काइंड हो गया, उसके बाद में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। अब देखिए बेटा, एक पीएफ वर्ड सुना होगा आपने, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जितना सैलरी मेरी है उस सैलरी का कुछ परसेंट पीएफ में जाएगा, उतना ही जो हमारा एम्प्लॉयर है, मीन्स हमारा जो हमें एम्प्लॉय जिन्होंने मुझे काम दे रखा है, लाइक मेरे स्कूल ने मुझे काम दे रखा है,
तो मेरे स्कूल का भी उतना ही परसेंट जाएगा जितना मेरा परसेंट जा रहा है सिक्योरिटी मतलब पीएफ के अंदर। तो प्रोविडेंट जो फंड होता है बेसिकली वो मेरी ही इनकम का पार्ट होता है, मेरी ही सर्विसेज के बदले मुझे दिया जा रहा है। तो ये भी बेटा किसके अंदर आएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर आएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर इंसान का उसके काम के बदले कुछ मिलना। सैलरी हो सकता है, वेजेस हो सकता है, पेमेंट इन काइंड हो सकता है, साथ में वो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन फंड हो सकता है, पेंशन और पेंशन और रिटायरमेंट भी हो सकता है, क्योंकि जो पेंशन मुझे मिलेगी वो भी मेरे ही सर्विसेज के बदले मुझे मिलेगी। ऐसे पेंशन किसी को नहीं मिलती कि घर बैठे उसे पेंशन मिल रही है, तो ये सारे काम करने के बदले मिल रहे हैं। ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं, ऐसी इनकम को हम बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। नंबर सेकंड, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आती है तीन चीजें, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये तीनों चीजें किसमें आएंगी, ऑपरेटिंग सरप्लस में। अब जो प्रॉफिट है बेटा ये फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है डिविडेंड्स, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा होता है जो सबको दिया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स जो भी हमारी कंपनीज है उनको जो टैक्स पे करना होता है वो। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट जो कि कंपनी के अंदर अभी किसी के अंदर बटा नहीं है, रिटेन अर्निंग है जो कि उन्होंने बचा के रख रखी, कंपनी में कभी भी प्रॉब्लम आती है कुछ भी होता है तो उसे यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें किसका पार्ट होगी, ऑपरेटिंग सरप्लस का। देन लास्ट वन इज मिक्स इनकम। बेटा मिक्स इनकम वो इनकम होती है जो कि सेल्फ ओन सर्विसेज से मिलती है। जैसे मैंने अपना स्कूल स्टार्ट किया, मैंने मेरी ही बिल्डिंग को यूज कर लिया। अगर मैं मेरी बिल्डिंग यूज नहीं करती तो मैं बाहर से कोई बिल्डिंग लेती तो मुझे उसके बदले में रेंट देना होता। मैंने मेरे ही मम्मी पापा को एज ए चेयरमैन, एमडी, टीचर्स लगा लिया, वहीं पे मैंने बहुत सारे अपने ही रिश्तेदारों को लगा लिया, तो उनको मुझे सैलरी जो देनी होती, तो अभी मैं नहीं दे रही बट देनी होती, तो वो मिक्स इनकम के अंदर आ जाता है। मीन्स आप लोगों ने दो कॉस्ट सुनी होंगी, एक होती है इम्प्लिसिट, एक होती है एक्सप्लिसिट। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस के अंदर मतलब ओनर जब अपने ही घर वालों को, अपनी ही प्रॉपर्टी को, अपनी ही मशीनरी को, बिल्डिंग को, फर्नीचर को यूज करता है तो इम्प्लिसिट कॉस्ट, जबकि बाहर से कुछ भी वो रेंडर करता है तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सेम वही सा पैटर्न मिक्स इनकम के अंदर आता है कि अगर हम बाहर से किसी को लगाते तो इनकम जनरेट होती, तो इसके अंदर क्या आ जाएगी बेटा, मिक्स इनकम। अब हमने बना दिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, साथ में आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस, साथ में आ गया मिक्स इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स इनकम, ये क्या बन जाएगा, NDP-FC, नेट डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्टेड फैक्टर को, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। मीन्स एक बाउंड्री के अंदर जितने भी लोगों को सैलरी, वेजेस, पेमेंट इन काइंड सब मिला है वो, साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह सब कुछ, और मिक्स इनकम जो सेल्फ ओन सर्विसेज से मिलने वाली थी वो। जब बेटा सबको प्लस कर दिया जाता है तो आपके पास में क्या आ जाती है, डोमेस्टिक इनकम। इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो इंडिया की इनकम आ जाती है। मीन्स हमारी घरेलू इनकम, हमारे देश के अंदर जो इनकम है वो जनरेट हो जाती है। अब सिंपल सा फंडा है, जब हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आ गई तो आप उसमें क्या ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। जैसे ही आप एनडीपीएफसी में NFIA जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम। NFIA होता है दूसरे देशों से जो इनकम हमारे देश में आती है। नेट इनकम टू एब्रोड होता है जो हमारे देश से दूसरे देश में जाती है, वो यहाँ पे क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है अगर टू होता तो, बट यहाँ पे फ्रॉम है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब इससे रिगार्डिंग जो आपको प्रिकॉशन ध्यान रखनी है बेसिकली कि इसमें कौन कौन थे, सेकेंड हैंड जो भी आइटम्स है वहां से जनरेटेड इनकम इंक्लूड नहीं होगी। जितने भी ब्रोकर्स हैं ये उनका प्रोफेशन है तो ब्रोकर चाहे वो सेकेंड हैंड गुड्स हो कैसे, उनसे जो कमीशन अर्न होता है वो उसमें इंक्लूड होगा। सबसे मेन बात, अगर क्वेश्चन के अंदर मान लो आपसे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया जा रहा है, उसके अंदर दे रखा है, फॉर एन एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे के बता रही हूँ आपको। अगर एग्जांपल में दे रखा है आपको, सिंपली एग्जांपल में दे रखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय
500। साथ में इसी के नीचे दे रखा है वेजेस 100, सैलरीज 120, मिक्स इनकम 200, ऑपरेटिंग सरप्लस 500, उसके बाद में इंटरेस्ट प्रॉफिट 5 रुपीज 10 रुपीज। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ रखा है तो ये इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, मिक्स इनकम इंक्लूड होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड होगा, ये इंटरेस्ट और प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की सब हेडिंग्स ही तो है, वो पार्ट्स ही तो है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का वेजेस और सैलरी पार्ट है, ये मेन हेडिंग है, ये इसके पार्ट है। तो या तो ये इंक्लूड होगा या ये दोनों इंक्लूड होंगे। और अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है तो आपने इनको अवॉइड करना है, ये इंक्लूड नहीं होंगे। मान लेते हैं आप क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा तो ये दोनों इंक्लूड होंगे। ऐसे ही ऑपरेटिंग सरप्लस, इसके अंदर ये तीनों चीजें आती है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेशन, सब कुछ इसी में आता है। अगर अकेला ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो भाई इंक्लूड यही होगा बेटा, बाकी अगर ये दे रखे अलग से तो इंक्लूड नहीं होंगे। अगर ये नहीं दे रखा है तो फिर ये इंक्लूड होंगे। आई थिंक समझने वाली बात क्या है, आपको याद रखना है, एक घर में पेरेंट्स होता है, पेरेंट्स के ही बच्चे होते हैं, तो मेन मुखिया तो पेरेंट्स ही माना जाता है। सेम यहाँ पे ऐसा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मेन मुखिया है। अगर ये गिवन है तो इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मीन्स घर में कोई भी परमिशन देनी होगी तो मुखिया ही लेगा, मतलब मेन उसके पेरेंट्स ही लेंगे। तो सबसे मेन तो रीजन क्या रहेगा, ये ऐड होगा, ये ऐड नहीं होंगे। उसी तरीके से ये मेन है तो ये ऐड होगा, ये ऐड नहीं होंगे। अगर ये सेपरेट सेपरेट दे रखे हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ना देकर वेजेस, सैलरी, पेमेंट काइंड दे रखा है तो वो सारी चीजें ऐड होंगी। ऑपरेटिंग सरप्लस ना देके रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दे रखा है तो वो ऐड होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाने के लिए या फिर थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको डाइवर्ट करने के लिए कि आप गलत करो, ये चीजें कर सकता है। बेसिकली आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि नेशनल इनकम की काउंटिंग करते वक्त हम इसे इनकम मेथड का यूज करेंगे, तो इसके अंदर सिंपली पहले एनडीपीएफसी निकलेगा, उसमें प्लस कर दिया जाएगा नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड और हमारे पास आ जाएगा एनएनपीएफसी। अब सिंपल सा बेटा हमारा एक टॉपिक बचा है, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। इसे हम कल कवर अप करेंगे। और जो कल मैंने करवाया था आपको प्रोडक्ट मेथड, उसका लिंक जो है मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपको अगर पूरा चैप्टर समझना है तो आप मेरे पीछे के जितने भी वीडियोस हैं उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर से लेकर आज तक जो भी मैंने करवाया वो कंटिन्यूटी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होगी। और एग्जाम से पहले मेरा ये रहेगा कि जितने भी मेन टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं, मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में और इंडियन इकोनॉमी में, मैं उसे मतलब जैसे है एक तरीके से मैं उन्हें कवर अप करने की कोशिश करूंगी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सो स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।